टैक्स बचाने के आपने कई सारे तरकीब ढूंढ निकाले, फिर भी टैक्स बोझ लग रहा है, तो हम बताएंगे टैक्स बचाने के नायाब तरीके। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ज्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग आपके साथ कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी तमाम उलझनों को हम दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारी इस कोशिश में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ेंगे। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मुझे बताया गया है कि आप बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें बताने वाले हैं जो अब तक दर्शकों को पता भी नहीं था। तो वो सारी नई चीज़ें आपके साथ इस शो में जाऊँगा, बातचीत करूँगा। तो दर्शकों को बता दूँ कि इस शो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊँगा जो आपको टैक्स बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है और उसमें कैपिटल गेंस भी शामिल है, तो क्या कैपिटल गेंस पर आपको जो टैक्स छूट मिलती थी वो मिलेगी या फिर उस पर टैक्स के दायरे में आएगा? इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अभी अंतरिम फैसला है, लेकिन उसका आपके ज़िंदगी पर, आपके टैक्स बचाने के तौर तरीकों पर काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है। तो इसको डिटेल में समझाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिल्वर ETF की बिक्री करने पर क्या कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा आपको। और एक और बात, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में तो शेयर ट्रेड नहीं किए, लेकिन दूसरे तरीके से शेयर खरीद बिक्री की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी नुकसान हुआ तो उसका दावा कैसे करें टैक्स क्लेम के लिहाज से? तो ऐसे कई सारे पेचीदे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे अपने इस शो में। तो लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा मुकेश पटेल साहब आपके पास, बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में या फिर कहें इंटरिम जजमेंट के बारे में, जो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका टैक्सेबल इनकम 7 लाख के नीचे रहता है। अब हम लोग तो जैसा कि आपने कई शो में हमारे दर्शकों को बताया भी है कि अगर टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, उसमें अगर आपका कैपिटल गेंस भी शामिल है, तो उस पर आप 25,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट पा सकते हैं। ये प्रावधान था, तो हम सब यही जानते थे। लेकिन मुझे पता चला कि जो यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेवलप की, उस यूटिलिटी में इस बात की सुविधा को हटा दिया था, यानी आप क्लेम पा ही नहीं सकते थे। तो ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही अच्छा जजमेंट कह लें, कमेंट कह लें या फिर निर्देश कह लें दिया है, जो मुझे लगता है सारे टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझते हैं, तो आप ही समझाइए कि आखिर मामला पूरा था क्या और कोर्ट ने कहा क्या है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक्चुअली इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले हम सबसे पहले टैक्स गुरु थे, क्योंकि हमने ये जागृति लाई कि 5 जुलाई से जो यूटिलिटी में बदलाव किया गया, उस समय पे आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि ये केवल यूटिलिटी के बदलाव के आधार से जो एक सामान्यतः नियम था और जिसको कोई डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कानूनन कोई बदलाव आया नहीं था, तो 7 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट का फायदा मिलता है अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है। उसमें कैपिटल गेन्स भी शामिल हैं, तो भी आपको रिबेट का फायदा तो अप्रोप्रिएटली वो 25,000 की सीमा में मिलना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने पता नहीं एक ऐसा निर्णय ले लिया और इतना कंफ्यूजन हुआ कि जिन लोगों ने 5 जुलाई तक रिटर्न भर दिए थे, उनके रिटर्न तो यूटिलिटी में एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद यूटिलिटी ने ये सुविधा ही नहीं दी कि लोग रिबेट क्लेम कर सकें। अच्छा, उस पश्चात आपको ये भी ध्यान है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस ये आए कि आगे जो हमने क्लेम भी किया था उसको भी नामंजूर किया गया और हमारे केस में डिमांड्स खड़ी की गई। अच्छा, इसमें तो मतलब माहौल में इसमें एक चीज, इसमें मतलब नियम नहीं बदला इन लोगों ने, लेकिन यूटिलिटी में बदलाव कर दिया कि आप पुराना भी नहीं ले सकते हैं और नया भी नहीं ले सकते। ओ, ये तो बड़ा ही ये दुविधा वाली। तो ये दुविधा जो है, ये इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। तो इस पर लक्ष्मण जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए पिटिशनर्स ने, चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष ये प्रस्ताव पेश किया कि भाई जो भी यूटिलिटी है, प्रोसीजरल चेंज के आधार से आप कर वसूली नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको जब कानून में कोई बदलाव होता है, द लॉ शुड बी फॉलोड बाय द प्रोसीजर, और प्रोसीजर के आधार से लॉ नहीं बनता है। तो ये कहा गया कि ये जो रिबेट है, ये नहीं देने का जो निर्णय है वो बिल्कुल गलत है, और इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन करके कुछ होना चाहिए। अब जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ क्या को ये लगा, कोर्ट ने जुडिशियल इंटरवेंशन क्या किया? मैं आपको यही कह रहा हूं। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हम दोनों पक्ष को इत्मीनान से सुनेंगे, लेकिन ये 31 दिसंबर बिल्कुल नजदीक आ रही है, तो कोर्ट ने इसमें यह कहा कि हम प्राइमा फेसी ये मानते हैं कि जो पिटिशनर्स की बात है उसमें जरूर ये तथ्य है, इसलिए उनको कोई एक मार्ग दिखाना चाहिए, कोई रिलीफ देनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, लक्ष्मण जी इसको हम दो पार्ट में बांट दें। एक तो जिन्होंने रिटर्न भरा लेकिन ये क्लेम ही नहीं कर पाए, तो मान लीजिए आपको 25,000 तक का जो रिबेट मिल सकता था वो रिबेट आप क्लेम नहीं कर पाए, तो कोर्ट ने इसके लिए ये कहा कि भाई या तो 31 दिसंबर तक आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, या पहली बार भरते हैं तो ये भरिए, हम आपको और 15 दिन की छूट देते हैं। और कोर्ट ने सीबीडीटी को डायरेक्ट किया है कि आप 15 जनवरी 2025 तक ऐसे केसेस में रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर का एक्सटेंशन दीजिए। ये एक बहुत अहम फैसला और डायरेक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। अच्छा, अब दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहे थे कि जिन लोगों ने रिबेट फाइल कर दिया, जो 5 जुलाई से पहले वाला, उनका क्या होगा? जी अच्छा, जिन्होंने फाइल कर दिया तो बहुत सारे केसेस में, आपको याद होगा हमारे दर्शक हमें प्रश्न पूछ रहे थे कि मेरे केस में ये रिबेट का क्लेम नामंजूर करके डिमांड खड़ी कर दी गई, 20,000 25,000 की डिमांड होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊं। मान लीजिए किसी की इनकम 4 लाख रेगुलर है उसकी इंटरेस्ट या सैलरी की, और 2 लाख का उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का है, टोटल इनकम 6 लाख है। अब 6 लाख तो 7 लाख के अंदर के दायरे में, इसलिए आपको 25,000 का रिबेट मिल सकता है। अब इस पर टैक्स क्या बनेगा? 4 लाख में से 3 लाख आप एग्जम्प्ट कर दीजिए तो 1 लाख पर 5,000 का टैक्स बनता है, और जो 2 लाख का आपका एसटीसीजी इक्विटी वाला है उस पर पहले 15% था, तो 30,000 का वो टैक्स जोड़े तो 5 और 30 35 में से 25,000 का रिबेट लेके आपने 10,000 रुपये भर के आपका रिटर्न फाइल किया। अब ये सब केसेस में जो इंटीमेशंस आए, वो जो आपका 25,000 का रिबेट है उसको खारिज किया गया, नामंजूर किया गया। अच्छा। इसलिए आपके केस में 20,000 रुपये की डिमांड खड़ी हो गई। अब इस केसेस में बहुत परेशान रहे टैक्स पेयर्स, तो उन लोगों के लिए ये एक आशा का सुनहरी किरण प्रकट हुआ है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट अगर ये अंतिम निर्णय लेता है, इसलिए ऐसे केसेस में भी अगर आप अपील जारी करते हैं या इवन बिलेटेड अपील में जाते हैं तो आपके लिए जरूर फायदे की पूरी शक्यता है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्लेम ही नहीं किया है तो मैं तो कहूंगा 15 जनवरी तक राह देखे बिना आप 31 दिसंबर, हमारा शो ये 28-29 को आएगा, फिर भी आपके पास 2 दिन है, इसमें से क्लू लेके आप अपने 25,000 तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, ये हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन है, या फिर कहें कि अंतरिम फैसला ही कहिए, क्योंकि वो खासतौर से छोटे टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो 25,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। और आपने जो सबसे बड़ी बात बताई कि जिन लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, डिमांड नोटिस खड़ा कर दिया गया, तो वहाँ भी अपील फाइल कर सकते हैं। एक सवाल और पूछूंगा फिर मैं चलूँगा, हमारे पास कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं कि डिमांड नोटिस के अगेंस्ट हम अपील फाइल क्यों करें? जब कोर्ट ने ये फैसला दे ही दिया तो अपने आप डिमांड नोटिस को निरस्त कर दीजिए। आप क्यों इस प्रक्रिया में पड़ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, ये कोर्ट का एक तो इंटरिम है। अच्छा। सेकेंडली कि कोर्ट एक निर्णय देता है। अब जैसे मैंने बताया, कोर्ट
जिन लोगों ने रिवाइज किया और अभी उनके केस में कुछ करना अभी ओपन है, तो कोर्ट का निर्णय सीधा उसमें काम करेगा। लेकिन जहां ऑलरेडी डिमांड खड़ी हो चुकी है, तो ये कोर्ट के निर्णय के आधार से वो डिमांड कैंसिल नहीं होती है, आपको अपील में जाके लक्ष्मण जी रिलीफ लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल है और हम ये जरूर कर सकते हैं। हाँ, ये हालांकि एक सुझाव के तौर पे आप रख सकते हैं, क्योंकि आप तो सरकार को सुझाव भी देते हैं कि ऐसे केस में टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करिए, टैक्स पेयर्स के लिए आप ऑब्स्टेकल या कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। अगर कोर्ट ने कह दिया तो आप जाइए सीधा आइडियली तो उनको एक सर्कुलर से रिलीफ दे देनी चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। हाँ, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स पेयर्स के लिए आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपसे मैंने इतने सारे सवाल इसलिए किए क्योंकि ये जो आपने बताया ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, तो मेरे मन में भी बहुत सारे कौतूहल थे कि आखिर ये किस तरह का रिलीफ मिल रहा है, क्या है। लेकिन मुझे आपको दाद देनी पड़ेगी, आप अहमदाबाद में रहकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को इतनी बारीकी से आपने देखा है और दर्शकों को वो बात बताई जो शायद कई सारे टैक्स कंसल्टेंट को भी ये बात पता नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए राहत की खबर है। चलते हैं, अब कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरत चलते हैं सबसे पहले, जहां से सूरज प्रकाश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्ते। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी, बताएं कहाँ उलझन है आपके। मैं सूरज प्रकाश अग्रवाल सूरत से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 72 लगभग कंप्लीट है। चलिए, आपको मेरा नमस्कार। आप सीनियर सिटीजन भी हैं, हमसे काफी श्रेष्ठ भी हैं। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम लखोटिया जी के समय से सुनता आ रहा हूँ। आज भी गौरी मैम है, सर कोहली सर है, पटेल साहब है, ये बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से बताते हैं कि प्रोग्राम सुनने का हर टाइम मन रहता है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे मेरी अनुमानित आय मान लीजिए पीपीएफ से लगभग 1,70,000 है इंटरेस्ट की। अच्छा, सीनियर सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट की इनकम है 2,40,000 और सामान्य जो बिजनेसमैन को देते हैं उनमें है 3,50,000। तो मैं क्या 15H का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सूरज जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में हमने आगे भी मेरे ही शो में हमने विस्तार से बात की थी, पर आपको संक्षिप्त में ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स के केस में रेसिडेंट अगर आप हो तो आपको ये एक विशेष छूट दी गई है कि आपकी आय समझिए 7 लाख से कम है तो आपको रिबेट का फायदा गिनते हुए आपके केस में टैक्स 0 आएगा, क्योंकि आपके केस में 5,90,000 है, पीपीएफ का इंटरेस्ट तो टोटली टैक्स फ्री है। इसलिए 5,90,000 पर रिबेट की गिनती करते हुए आपका टैक्स होगा 0 और 0 टैक्स है तो आप 15H बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है, कई बैंक्स भी ये कहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए 3 लाख वाला नियम है। सीनियर सिटीजन्स के केस में 7 लाख तक से आपकी जो इनकम कम है तो आपको ये फायदा 15H का जरूर मिलेगा। लक्ष्मण जी, तो इसमें टीडीएस भी आप बचा सकते हैं 15H फॉर्म फिल करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सारे सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अग्रवाल साहब? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। बाकी मैं एक बात ये पूछ रहा था। हेलो जी 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 बताएं कि मान लीजिए ये तो अनुमानित आय है, कोई कारण से अपनी टैक्सेबल आय हो जावे तो फिर ये 15H देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, अगर जानबूझकर आपको पता है या जब आपको मालूम है कि आपकी आय बढ़ गई है तो आपको नहीं देना चाहिए, पर अनुमानित आय आपकी कम है ऐसा बोनाफाइड मानते हैं तो 15H आप जरूर दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए टैक्स भरना भी हुआ तो वो आईटीआर के साथ तो आप भरेंगे ही, ये तो टीडीएस न कटे उसके लिए ये सुविधा है। चलिए, तो ये है कि अगर अनुमानित आय अगर आपको लगता है कि बढ़ सकती है तब फिर ना दें, अगर अनजाने में हो गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर के साथ आप उसको फिर से दिखा सकते हैं। चलते हैं सीधा इंदौर, जहां से विजय जैन साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्ते, क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी नमस्कार सर, मुकेश पटेल साहब आपको भी नमस्कार और दोनों को सर मेरी ओर से नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी।
सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये बजट जो पेश हुआ है उसके बाद जो कैपिटल गेन की जो जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये रेट और पीरियड चेंज हो गया, उसके कारण मेरा कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। मैं सिल्वर ETF में काम करता हूँ जी। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट। जी। तो मैंने 2023 के पहले के कुछ सिल्वर ETF थे मेरे पास, जो मैंने 1 से 2 साल की अवधि के बीच में सेल किए हैं। तो कुछ जी। उसमें से 22 जुलाई के पहले, बजट के पहले सेल किए हैं और कुछ अभी 23 जुलाई के बाद सेल किए हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो 2023 के बाद खरीदे थे, जिनको इसी साल सेल किया है। तो फिर इन पे कैपिटल गेन की रेट कौन सी जी। रहेगी और क्या पीरियड रहेगा कैलकुलेशन का, कुछ अगर जानकारी देता हूँ। मैं आपको इसका जो एक नियम है वो बता देता हूं। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपका गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म गेन है ETF से तो वो रेगुलर रेट से आपका टैक्स होगा। अगर ये लॉन्ग टर्म गेन आता है, अब लॉन्ग टर्म का जो नियम है वो नियम आपका ये 23 जुलाई को जो बजट आया उसके पहले और उसके बाद के नियम में बदलाव आए हैं। तो 23 जुलाई के पहले जो था वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 36 मंथ्स का हुआ करता था। अब जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए है वो 24 महीने का है। तो समझिए आपके कोई पुराने ETF हैं और उसके केस में आपने 2 साल के बाद बेचते हैं, 23 जुलाई 2024 के बाद 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो आपके लिए टैक्स का रेट होगा 12.5%। अगर उसके पहले आपने बेचे हैं तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स का था और लॉन्ग टर्म के केस में आपका 20% और आपको इंडेक्सेशन का जो फायदा था वो मिलता था। ये आपको ख्याल में रखना है। तो चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। और कई सारे सवाल आ रहे हैं मुकेश पटेल साहब, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उन सारे सवालों को लेंगे। उनमें से एक सवाल ये भी होगा कि जो लोग शेयर एक्सचेंज में जिनका शेयर ट्रेड नहीं होता है और वहाँ पर अगर नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कैसे करें, कैसे वहाँ पर टैक्स क्लेम कर सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हैं। मुकेश जी, एक सवाल अजमेर से है, सुनील जी पूछना चाहते हैं, जो कि फोन लाइन पर है। सीधा उन्हीं से कहता हूँ पूछ लें आपसे। सुनील जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं, मुकेश पटेल साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। सर पहले तो मुकेश पटेल जी और पूरी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं एडवांस में। मेरा क्वेश्चन था सर, मेरी मदर से रिलेटेड। उनका NSS 87 अकाउंट खुला हुआ है मार्च 1988 में। ठीक है। आज उनका वैल्यू अप्रॉक्स 12,50,000 है। अब NSS का जो वो फीचर्स थे उसके हिसाब से ये था कि जब तक ये जो भी पैसा इसमें डाला जाएगा टैक्स रिबेट उसका मिलेगा, जितना भी अमाउंट है। मैच्योर डेथ के बाद ये पूरा अमाउंट नॉमिनी के हाथ में टैक्स फ्री होगा, पर उससे पहले कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से ये हो गया है कि 1 अक्टूबर से रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने देना बंद कर दिया। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें? चलिए, सबसे पहले तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, और आपके सवालों का जवाब देंगे मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी। बिल्कुल सुनील जी, अब मैं तो इसके बारे में मेरी आवाज़ ऊंची करके बोल रहा हूं कि ये जो सरकार का निर्णय है वो प्रिंसिपली गलत है, लेकिन अब उसके डिबेट में जाने का कोई अर्थ नहीं है। आपका सीधा सवाल है कि इस केस में क्या करना चाहिए। अब जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, 1 अक्टूबर से आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, पर आपके लिए दुविधा ये हो सकती है कि आप अभी जो ये 12 लाख रुपया एक साथ अगर उठाते हैं तो एक तो उस पर TDS तो कटेगा ही कटेगा, पर आपको टैक्स की लायबिलिटी आएगी, क्योंकि आपकी मदर सीनियर सिटीजन है और कोई इनकम नहीं है ये मानते हुए 7 लाख की सीमा के अंदर उनको ये रेगुलर इनकम मानी जाए तो भी ये NSS का जो आपका विड्रॉल है उस पर 7 लाख के
कम होने के आधार से आपको 87A का रिबेट मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा निर्णय करें कि 7 लाख की सीमा के अंदर का विड्रॉल आप इस वित्तीय वर्ष माना 2024-25 में करें और बाकी का जो बैलेंस है वो आप 1 अप्रैल के बाद तुरंत करें, तो थोड़े समय के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर जो टैक्स की मोटी रकम है, मान लीजिए आपका एवरेज रेट 10%, 12-15% आता है, तो वो टैक्स रेट से आप जरूर बच जाएंगे और आपका टैक्स कानूनन आप बचा सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अलवर, जहां से सुरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुरेश जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो मतलब डीमैट तो कराए हुए हैं लेकिन वो नॉन ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेड नहीं होते। ठीक है। तो उनमें जो कैपिटल हमारी लगी हुई है वो एक तरह से जीरो हो गई। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जब जीरो है तो जो हमारा कैपिटल गेन कभी जैसे सेल बेचने से होता है तो उनको इनके अगेंस्ट में एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल लॉस। जी, एडजस्ट हो सकता है कि नहीं मुकेश पटेल साहब? बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं उनको एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता, कानून के दायरे में रहकर वो अपना टैक्स बचा सके उसके लिए बताता हूं, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई शेयर्स जो है वो डीलिस्ट हो गए, उसका ट्रेडिंग नहीं होता है, वैल्यू इज प्रैक्टिकली जीरो क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे केस में जो नुकसान है उसको आप अपने और जो गेन के सामने सेट ऑफ कैसे करें, क्योंकि सेट ऑफ तो कर सकते हैं लेकिन पहले आपको लॉस होना चाहिए, वो लॉस आप कैसे दिखाएं। तो इस केस में अभी जैसे डीमैट में है तो रेगुलर ट्रेडिंग तो आपका होगा नहीं, इसलिए ब्रोकर के थ्रू आप इसका ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, पर आप इसको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के आधार से, और मैं ये सुझाव दूंगा कि मान लीजिए 1 रुपये की, क्योंकि एक टोकन वैल्यू तो आपको लेनी होगी, 1 रुपये की टोकन वैल्यू से आप अपने शेयर्स अपने ही कोई फैमिली या अपने कोई फ्रेंड्स या उनके साथ आपकी जहां समझदारी है आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और ये 1 रुपये की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपके केस में कानूनन आपको लॉस के तौर से मिल सकता है, और वो लॉस आप अपने कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी, ये टैक्स बचाने का एक सीधा और प्रैक्टिकल व्यवहारू इसका उकेल हो सकता है। तो ये जो शेयर ट्रांसफर करेंगे वो शेयर डीमैट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कोई और रास्ता होता है? क्योंकि शेयर तो वो जो स्लिप होती है, देखिए इसमें ट्रांसफर 2 प्रकार से होते हैं। एक आप अपने ब्रोकर से सीधे डीमैट अकाउंट से एसटीटी भर के आप मार्केट में करें, पर ये लिस्टिंग होता नहीं इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप जैसे हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे ही एक आप डीमैट की स्लिप भर के एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के तौर से आप ये व्यवहार कीजिए, तो भी यू सी नोबडी कैन डिस्प्यूट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो है, आपने फिर भी 1 रुपया दिखाई है, तो आपको ये जो लॉस है वो जरूर मिल सकता है। लक्ष्मण जी, चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया कि मतलब यही हमारा टैक्स गुरु का टैगलाइन भी होता है कि आप टैक्स के नियमों के दायरे में रहकर टैक्स कैसे बचाएं। तो मुकेश पटेल साहब, सवाल तो कई सारे हैं लेकिन शो का समय यहीं ख़त्म हो रहा है, तो शो को यहीं समाप्त करना होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और सभी सवालों का बेहद ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल हो, इस तरह के सवाल, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, रिफंड से जुड़ा हुआ, जो भी मामले हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और जब आप अपना सवाल भेजते हैं ना, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, ताकि इसी तरीके से सीधा आपको टैक्स एक्सपर्ट से आमना सामना करवाएंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कराने की हम कोशिश करेंगे। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।